जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथी, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लुसेंट किताब का जो कि निचोड़ लिया है, जिसमें हम आप सभी को ताबड़तोड़ रिवीजन कराने वाले हैं। और यह प्रश्न ज्योग्राफी का होने वाला और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न हैं ज्योग्राफी का, ये सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और आगे पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। ठीक है प्यारे साथी, तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ फर्स्ट नंबर प्रश्न में, ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए। हम लोग ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं प्यारे साथी। ठीक है, आप लोगों को यह ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सिस्मोग्राफी। तो सिस्मोग्राफी जो कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से श्रीरंगपट्टनम शहर किस नदी पर स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम शहर जो है वह किस नदी पर स्थित है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है प्यारे साथी और क्वेश्चन भी बहुत VVI प्रश्न है। तो ठीक है, श्रीरंगपट्टनम शहर जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कावेरी नदी पर श्रीरंगपट्टनम शहर स्थित है प्यारे साथी। ठीक है, कृष्णा नदी पर कौन सा शहर है? तो हैदराबाद जो शहर है प्यारे साथी वह जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। शिप्रा नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो उज्जैन जो शहर है वह शिप्रा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, जलोढ़ मिट्टी को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एक महत्वपूर्ण बात है, जलोढ़ मिट्टी भारत में कुल कितने % है? तो यह 43% जो है वह जलोढ़ मिट्टी संपूर्ण भारत में प्यारे साथी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बांगड़ मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में पाया जाता है। उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है प्यारे साथी। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए रेगून मिट्टी दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए कपासी मिट्टी दिया हुआ है। ये दोनों मिट्टी एक ही है, इसे हम लोग काला मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी के नाम से हम लोग, जो कि रेगून मिट्टी और काली मिट्टी को नाम से हम लोग जानते हैं। और यह संपूर्ण भारत में 15% पाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण भारत में कितना % पाया जाता है? तो 15% रेगून मिट्टी और काली मिट्टी है, जो कि 15% पाई जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ, पृथ्वी के किस भाग पर सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब लगता है? तो पृथ्वी के जो है वह किस भाग पर सबसे ज़्यादा जो है वह वायुमंडलीय दाब लगता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पृथ्वी पर सर्वाधिक दाब कौन सा लगेगा? तो समुद्री तल पर सबसे ज़्यादा दाब वायुमंडलीय दाब लगता है प्यारे साथी। ठीक है, समुद्री तल पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, पृथ्वी पर सबसे उत्तम तापक्रम रिकॉर्ड कहाँ पे किए जाते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी पर वह कौन सा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तापक्रम रिकॉर्ड होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है वह तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ, वायुमंडल सबसे कम होता है। तो वायुमंडलीय दाब सबसे कम किस ऋतु में होता है? तो वायुमंडलीय दाब सबसे कम जो है वह गर्म ऋतु में होता है, क्योंकि गर्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में जो कि सबसे ज़्यादा हवा जो है वह गर्म हो जाती है प्यारे साथी। ठीक है, जब हवा गर्म हो जाती है तो वायुमंडलीय दाब कम लगता है। वायुमंडलीय दाब सबसे ज़्यादा अधिक कब लगेगा? तो शीत ऋतु में सबसे अधिक बढ़ जाती है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर
7 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया है वायुमंडल से सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाया जाता है। 78% जो है वह नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। कार्बन कितना पाया जाता है, तो 0.03% जो है वह कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो 21% के करीब जो है वह ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्नलिखित में से कौन सी जीवन को हम लोग की सुरक्षा करता है। तो सूर्य से जो कौन सा किरण निकलती है, तो परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण जो है वह सूर्य से निकलती है प्यारे साथी, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक किरण जो है रेडिएशन है, ये जो है गोरे लोगों के लिए जो है वह बहुत खतरनाक साबित होता है। इससे त्वचा कैंसर होता है। त्वचा कैंसर जो होता है किससे होता है, तो यह परावैंगनी किरण से, ठीक है। परावैंगनी किरण से त्वचा कैंसर होता है प्यारे साथी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन को कौन सी हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो ओजोन परत है वह परावैंगनी किरण को जो है वो रोकता है, ठीक है। और यह कितना किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है, तो यह 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वह ओजोन परत पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में स्थित है प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गुजरात में कौन सा है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में है प्यारे साथी, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे देखिए फरक्का परियोजना के बारे में बात किया जा रहा है, किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी या गंगा नदी भी बोल सकते हैं, गंगा नदी जो है इस पर भी कह सकते हैं कि फरक्का परियोजना स्थित है प्यारे साथी, ठीक है। चंबल नदी पर कौन सा परियोजना है, तो जवाहर लाल परियोजना। जवाहर लाल परियोजना जो है वह जो कि चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। कोसी नदी पर कौन सा परियोजना है, तो कोसी परियोजना जो है कोसी नदी परियोजना जो कि कोसी नदी पर स्थित है और यह बिहार में है, बिहार में जो कि कोसी नदी परियोजना है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया जा रहा है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जनसंख्या के दृष्टि से। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप प्यारे साथी, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वह जो कि दिल्ली है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 11,320 जो है वह जनसंख्या घनत्व जो कि दिल्ली में है प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि न्यूनतम पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है कि साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नागर हवेली जो है वह साक्षरता पुरुष वाला सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश जिसकी साक्षरता अधिक है तो वह है लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे 77% जो है वह जो कि शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है भारत तंबाकू उत्पादन में किस स्थान पर है। तो भारत तंबाकू उत्पादन में जो है
वह दूसरा स्थान पर है। ठीक है प्यारे साथी, तो पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर चीन जो है वह तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, दूसरा स्थान पर जो कि भारत है प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। डलहौजी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में है? तो डलहौजी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हिमाचल प्रदेश में डलहौजी पर्वत नगर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है उत्तराखंड में कौन सा है नगर? तो मैसूर जो है, मैसूर पर्वतीय नगर जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है, 29 वन अभ्यारण्य है प्यारे साथी। ठीक है, 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 29 वन अभ्यारण्य है। तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है प्यारे साथी। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन सा है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है किस नदी को दक्षिण भारत के गंगा के रूप से जाना जाता है? तो यहाँ पे दक्षिण भारत गंगा के रूप से कौन सी नदी को हम लोग जानते हैं? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कावेरी को दक्षिण भारत गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर यही बोल दे कि दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं, क्या चीज़ दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए, जो कि गोदावरी जो है वह दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर यही बोल दे कि दक्षिण भारत गंगा के नाम से किसे जानते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत गंगा के नाम से जानते हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जारवा की केंद्र शासित या राज्य कौन सी जो है कि जो जारवा जनजाति या कौन सी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में पाई जाती है? तो ये जो जारवा जो है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है। ठीक है प्यारे साथी, तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ निम्नलिखित में से अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य यह किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य स्थित है प्यारे साथी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो दुग्धवा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 19 में दिया हुआ निम्नलिखित में से 2011 के जनगणना का शुभंकर क्या है? तो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसका शुभंकर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है वह 2011 के शुभंकर के रूप में है साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? 2011 जब जनगणना हुआ था उस समय लिंगानुपात कितना था, यानी कि 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं थे? तो 943 महिला जो कि थी। ठीक है, वह 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 943 हो जाएगा प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 21 में दिया हुआ कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, बनारस में कौन सा है? तो लाल बहादुर शास्त्री
बहादुर शास्त्री जो है वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह बनारस में स्थित है। कलकत्ता में कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वह कलकत्ता में स्थित है प्यारे साथी, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार में कौन सा है? तो बीडी सावरकर, बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है विश्व में जूट उत्पादन में प्रथम देश कौन सा? तो जूट उत्पादन में जो कि प्रथम देश अपना भारत जो है वह जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखा हुआ है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है वह दूसरे स्थान पर प्यारे साथी, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका है, तो अमेरिका किस चीज़ में प्रथम स्थान पर है? तो मक्का उत्पादन में जो है वह अमेरिका प्रथम स्थान पर प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 23 में दिया हुआ है विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो विशाखापट्टनम पंचवर्षीय योजना जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1951 से 1956 के बीच जो है वह प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक है। और ये तृतीय पंचवर्षीय योजना कब चला था? तो 1961 से लेकर 1966 ईस्वी तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चला था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है हिंदू स्टील लिमिटेड किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो हिंदू स्टील लिमिटेड जो है वह किस देश की सहायता से? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ब्रिटेन के सहायता से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कंपनी है इसकी ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 25 में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 25 में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो प्राकृतिक जो रबड़ है उसका उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि केरल में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक नंबर 1 स्थान जो उत्पादन करने में। केरल जो कि इसे हम लोग मसाला का प्रदेश कहते हैं, मसालों का प्रदेश जो है इसे हम लोग केरल के जानते हैं प्यारे साथी, ठीक है। पर्वतों का नगर हम लोग किसे कहते हैं? तो वह जम्मू कश्मीर को हम लोग पर्वतों का नगर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 27 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ प्रश्न में लाल क्रांति निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? तो लाल क्रांति जो हुआ था वह निम्नलिखित में से किस उत्पादन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लाल क्रांति जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टमाटर उत्पादन से संबंधित है, ठीक है प्यारे साथी। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 28 में दिया हुआ है जो कि हरी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हरी क्रांति का जो जनक है जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को हरी क्रांति के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। और यह 1967 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था हरी क्रांति, ठीक है। हरी क्रांति जो कि 1967 ईस्वी में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे पी.वी. नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन को अभी हाल ही में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन एंड पी.वी. नरसिम्हा राव को, ठीक है। और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 29 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 29 में दिया हुआ है लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है?
तो लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक जो है वह किस राज्य में पाई जाएगी? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मेघालय के क्षेत्र में जो है वह लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी जो है वह सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। तो लाल मिट्टी सर्वाधिक जो कि केरला दने पाई जाती है, केरला कर्नाटका दने लाल मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 30 में दिया हुआ है, हरी क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुआ था? तो हरी क्रांति जो है वह भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? तो यह तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान 1961 में जो तीसरे पंचवर्षीय योजना था जो 1961 से 1966 के बीच था, इसी के दौरान जो है वह हरी क्रांति को शुरू किया गया था प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वह हरी क्रांति प्रारंभ किया गया था। तो प्यारे साथी, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। प्यारे साथी, नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत कारगर साबित होने वाला है। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए प्यारे साथी। तो जय हिंद, आप सदा खुश रहिए।